हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। चलिए, तो मैं आपका साइंस टीचर अल्ताफ सर आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बोर्ड्स गुरु में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको बताते चले कि 10th क्लास केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण, जिसका ये 4th लेक्चर है। उम्मीद है कि अगले लेक्चर में ये चैप्टर टोटली समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन है जो उसमें पाठ्यनिहित प्रश्न हो या अभ्यास प्रश्न हो, सबको क्लियर करेंगे। उसके साथ साथ पूरे 15 साल में जितने इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स वाले सबको कवर करने वाले हैं पहले। इसके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन का सीरीज चलेगा। चलिए, तो बिना ज्यादा बात किए हुए चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम मेनली सीखेंगे लवण को। हम पहले ही आपको बता दें, इस लेक्चर में मेनली हम लवण पे बात करेंगे। लवण जिसको साल्ट कहते हैं, ये लवण को स्पेशली पढ़ेंगे। और लवण के बाद हम कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनका जिक्र करेंगे और उनका उपयोग को पढ़ेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लवण पे बात करते हैं। चलिए, लवण पे एक बात कर रहे थे, हम आपको बता दें कि जैसे एक लवण का एग्जाम्पल है साधारण नमक, जिसको हम घर पे यूज करते हैं खाना बनाने में, जिसको आयोडीन युक्त नमक के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे कंपनी द्वारा बनाया जाता है। वो NaCl या साधारण नमक होता है। उसके अलावा और भी कौन कौन से लवण होते हैं उस पर आज ही बात करने वाले हैं। तो चलिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं। लवण को इंग्लिश में सॉल्ट कहते हैं। अब क्या है ना कि ये लवण क्या है, तो लवण को जानने के लिए एक चीज जानना बड़ा जरूरी है। उसका नाम हम आपको बता रहे हैं कि वो कौन सा चीज जानना बहुत जरूरी है। तो लवण को जानने के लिए एक रिएक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसको बता देते हैं, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया आप इधर ही पढ़े होंगे, मतलब इसी चैप्टर में एक जगह पढ़े होंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, कि ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होता क्या है। तो हम सबसे पहले आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया समझाएंगे, फिर लवण पे बात कर लेंगे। अब ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, इसको अगर आप समझने का प्रयास करें तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अम्ल दूसरे भस्म से अभिक्रिया करता है, और जब अभिक्रिया करता है तो दो नया पदार्थ बनाता है। वो जो दो नया पदार्थ होता है उसमें से एक लवण होता है और एक जल होता है। तो जैसे इसका एग्जाम्पल एक समझ लेना, इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जैसे HCl एक अम्ल है जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और दूसरा चीज NaOH जो है, NaOH, ये NaOH एक भस्म है जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो जब हम ये HCl की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो आगे क्या होता है इसको समझिएगा। तो आगे ये होता है कि यहाँ पे दो नया पदार्थ बनता है। उसमें पहले पदार्थ का नाम होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम साधारण नमक के नाम से जानते हैं। इसी को साधारण नमक के नाम से जानते हैं, जिसका उपयोग घर में किया जाता है। इसके साथ साथ एक और पदार्थ बनता है जिसको हम जल कहते हैं। जल। तो मेरा कहना ये था, ये क्या है, तो ये अम्ल है, ये क्या है, तो ये क्षार या भस्म है। तो जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया किए हैं, दो नया पदार्थ बना है जिसमें एक साधारण नमक जो लवण का स्थान लेता है और फिर जल का निर्माण होता है। तो यही नहीं, और सुनिए, इसके अलावा और भी कोई भी आप अम्ल और भस्म का अभिक्रिया कराएं तो दो नया पदार्थ बनेगा। इसमें से एक तो जल होता है, और जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसको हम लवण कहते हैं। स्लाइड लेकर के और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि समझ में आए आपको। जैसे H2SO4 हो गया, जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, जिसकी अभिक्रिया अगर हम KOH से, मतलब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से अगर करा दें, जो कि एक भस्म है अम्ल, इस अम्ल की अभिक्रिया ये KOH से करा दें
जो कि एक भस्म है। तो यहाँ पे जो बनेगा उसमें ये क्या क्या बनेगा ये सुन लो। तो बनेगा दो ही पदार्थ। अब ये थोड़ा सा हम आपको लॉजिकली बताते हैं। ये अम्ल जो है यहाँ से हाइड्रोजन आयन देगा और यहाँ से हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन मिलके माने HOH बनता है। और इस HOH को हम इस तरह से लिखते हैं, बता रहे हैं कैसे लिखते हैं। इस HOH को हम लिख देते हैं H2O, मतलब कि जल बन जाता है। अच्छा, जल के अलावा और क्या बनेगा? तो यहाँ का OH यहाँ का H मिलके H2O बना ले, संतुलित बाद में कर लें। अब बच गया K, यहाँ बच गया SO4, तो बनेगा एक दूसरा पदार्थ K2SO4। तो जल के अतिरिक्त जो नया पदार्थ बना है जिसका रासायनिक नाम होता है पोटेशियम सल्फेट, ये एक प्रकार का लवण है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे HNO3 ले लेते हैं। और HNO3 का अभिक्रिया हम क्या करते हैं कि NaOH से करा देते हैं। तो जब HNO3 की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे तो इसमें का OH इसमें का H मिलके एक तो जल बनाएगा ही, जल के अतिरिक्त और क्या बनेगा ये सुन लीजिए। यहाँ का Na और यहाँ का NO3, तो एक नया पदार्थ बनेगा NaNO3। तो यहाँ दो जो पदार्थ बना है उसमें एक तो जल था और ये सोडियम नाइट्रेट जो है ये एक प्रकार का लवण है। ये क्या था? अम्ल। और ये क्या है? भस्म। अम्ल भस्म जब भी अभिक्रिया कर रहा है तो लवण और जल बन रहा है। इस प्रकार के अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार के अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया में होता क्या है कि एक तो लवण बनता है और लवण के अलावा जल बनता है। तो ये जो लवण बन रहा है ना, इसी लवण के बारे में आज हमको पढ़ना है सबसे पहले। तो अब क्या है कि लवण सबसे पहले होता क्या है, इसके बारे में, इसको कैसे हम व्यक्त करेंगे। तो आप यहाँ पे देख लो, कह रहे कि जब कभी भी अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं, अम्ल और क्षार जब कभी भी परस्पर अभिक्रिया मतलब एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तो एक तो जल बनता है और जल के साथ जिस आयनिक पदार्थ का निर्माण होता है, मतलब जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे ही हम लवण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अब क्या है ना कि लवण को एक व्यक्त करने का ये तरीका था जो आपके सामने बता दिए। अब इसमें देखिएगा, इसका रिएक्शन दिया कि अम्ल प्लस क्षार, तीर का चिन्ह, लवण प्लस जल। तो जल के अतिरिक्त जो भी आयनिक यौगिक बनेगा या पदार्थ बनेगा उसको लवण कहेंगे। और लवण में एक एग्जांपल दिया, HCl की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो NaCl प्लस H2O। तो जल के अतिरिक्त यहाँ जो पदार्थ बना है वो NaCl है, जो किसका काम करेगा? लवण का काम करेगा। तो अब बात है कि लवण का तो डिफिनेशन हो गया, लवण का एग्जाम्पल क्या होगा? तो यहाँ पे एग्जाम्पल है NaCl जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, KCl जिसको पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं, ZnCl2 जिसे जिंक क्लोराइड कहते हैं, CaCl2 जिसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लवण हो सकते हैं, जैसे हमको जैसे याद पर जैसे CaCO3, ये भी क्या है? लवण है। ZnCO3, ZnSO4, ये सभी लवण है। बहुत सारे लवण हैं। बात है कि किस लवण का निर्माण कैसे होता है तो इस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले लवण से आगे अगर हम बढ़े, उम्मीद है कि लवण को लेकर के आपका कंसेप्ट ठीक ठाक होगा, तो इसमें अब कुछ बचा नहीं है। वैसे अब आगे बात करेंगे लवण के प्रकार। तो यह अम्ल और भस्म के दुर्बलता और प्रबलता के आधार पर अम्ल का 3 प्रकार होता है, जिसका जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। लवण के प्रकार, सॉरी अम्ल नहीं, लवण का प्रकार। तो लवण 3 प्रकार का होता है। उसमें एक लवण जो है जो उदासीन लवण है, और दूसरा अम्लीय लवण है, और तीसरा क्षारीय लवण है। अब ये अम्लीय लवण, उदासीन लवण, क्षारीय लवण क्या है, इस पे बात कर लेते हैं। तो ऐसा लवण जिसका pH मान 7 हो, ऐसा लवण जिसका pH मान कितना हो?
7 हो वो उदासीन लवण होगा। और यह उदासीन लवण का निर्माण कैसे होता है? तो जब परबल अम्ल और परबल क्षार अभिक्रिया करता है, जब परबल अम्ल और परबल क्षार अभिक्रिया करता है तो दोनों परबल ही है जिसके कारण उदासीन लवण का निर्माण होता है। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। HCl ये परबल अम्ल है। HCl क्या है? तो परबल अम्ल है, परबल अम्ल प्लस NaOH। अब ये क्या है? तो ये परबल भस्म है। NaOH क्या है? परबल भस्म है। अब इससे जो यौगिक बनेगा जरा उसको समझिएगा कि इससे यौगिक का बनेगा। तो यहाँ का H यहाँ का OH, तो सबसे पहले तो जल तो बनेगा ही, और जल के अतिरिक्त क्या बनेगा? तो यहाँ का Na यहाँ का Cl, NaCl। तो यहाँ लवण के रूप में जो NaCl बना है जिसको हम साधारण नमक कहते हैं, ये एक प्रकार का उदासीन लवण है। और उदासीन लवण का निर्माण कैसे होता है? तो उदासीन लवण का निर्माण होता है जब परबल अम्ल और परबल क्षार अगर अभिक्रिया करता है तब उदासीन लवण का निर्माण होता है। चलिए उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा कि ऐसा लवण जिसका pH मान 7 हो तथा परबल अम्ल और परबल भस्म की अभिक्रिया से बनता हो उसे उदासीन लवण कहते हैं। अच्छा, उदासीन लवण के बाद है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण का जरा आप कंसेप्ट समझोगे, मतलब कि ये कैसा अम्ल भले लवण होगा? तो बोला कि ऐसा लवण जिसका pH मान 7 से कम हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, pH मान कम हो किससे? 7 से, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है? तो अम्ल ले लें परबल, अम्ल ले लें परबल और भस्म ले लें दुर्बल। अम्ल ले लें परबल और भस्म क्या ले लें? दुर्बल। अब जैसे दुर्बल भस्म के रूप में हम NH4OH को ले लेते हैं, NH4OH को ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो पदार्थ बनेगा वो देखिए क्या क्या बनेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले NH4 यहाँ के Cl को लेकर के बनाएगा NH4Cl। तो NH4Cl एक क्या है? तो ये अम्लीय लवण है, ये अम्लीय लवण है, अम्लीय लवण है। और प्लस H2O तो बनेगा ही, तो H2O तो जल है, तो जिस लवण का निर्माण हुआ है वो अम्लीय लवण है क्योंकि परबल अम्ल से अभिक्रिया हुआ है। ठीक है, उसी तरह से क्षारीय लवण का अगर बात करें तो क्षारीय लवण क्या होता है? तो ऐसा लवण जिसका pH मान 7 से अधिक हो। यहाँ पे देख लो, ऐसा लवण जिसका pH मान क्या हो? तो 7 से अधिक हो। यहाँ देख लो, अधिक हो, उसे हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। और इसका निर्माण कैसे होता है? तो जब अम्ल दुर्बल हो और भस्म क्या हो? परबल हो, उस टाइम में इसका निर्माण होता है। अब जैसे दुर्बल अम्ल में कौन सा हो जाएगा? तो हम जैसे दुर्बल अम्ल के रूप में ले लेते हैं HCOOH, जिसको मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। आप परबल भस्म के रूप में किसको ले लेते हैं? तो NaOH को ले लेते हैं, या परबल क्षार के रूप में। अब यहाँ पे रिएक्शन होगा तो यहाँ का H प्लस बाहर निकलेगा, वहाँ का OH, तो सबसे पहले क्या बनेगा? था HCOO, ये ऋण मूलक, इसमें का Na आ जाएगा। तो जब Na आएगा तो HCOONA लवण बना, प्लस इधर का H इधर का OH मिल करके H2O बन गया। तो यहाँ जो लवण बना है HCOONA, इसको ये कौन सा लवण है? तो ये क्षारीय लवण है, क्षारीय लवण है। अब ये क्षारीय लवण कैसा होता है? तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम क्षारीय लवण के बारे में आपको बता दें कि इसका निर्माण होता है परबल क्षार और दुर्बल अम्ल के अभिक्रिया से। अच्छा, एक बार फिर से बता देते हैं। उदासीन लवण जिसका pH मान 7 हो, अम्लीय लवण जिसको एसिडिक सॉल्ट कहते हैं, इसका pH मान 7 से कम। ठीक है, उसके बाद क्षारीय लवण बेसिक सॉल्ट, तो इसका pH मान 7 से अधिक हो। उसके बाद हम आपको रिएक्शन के साथ एग्जाम्पल के साथ दिखा दिए हैं। चलिए, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे बात करेंगे। चलिए, इसको स्क्रीनशॉट के तौर पे आप ले सकते हैं। चलिए ठीक है, तो फिर हम आगे बात करते हैं। अगला ये सब जब हम पढ़ लेते हैं तो मतलब
थोड़ा सा ये कि कुछ लवण अगर दे दिया हो, इसको हम जिक्र करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण पढ़ना है, ठीक है, उसको हम जिक्र करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा बात आपको बता दें, अब वो छोटा सा बात हम एक स्लाइड लेकर के बता देते हैं। जैसे कोई लवण दे दिया है, ठीक, जैसे मान लेते हैं दे दिया है Na2SO4 और बोला कि इस लवण का निर्माण कौन कौन से अम्ल और क्षार से मिलकर हुआ है। तो सबसे पहला बात ये है, आप ध्यान से सुन लो, इसमें धन मूलक और ऋण मूलक होंगे। तो इसका धन मूलक कौन है, तो Na+ है, सिंपल बात, Na+ है। अब अगला बात क्या है ये सुन लो, इसका ऋण मूलक कौन है, तो SO4- है, ठीक। अब इसका निर्माण कौन से लवण से, भले कौन से अम्ल और कौन से भस्म से हुआ है। तो लवण के साथ साथ आप याद कीजिएगा कि जल का भी निर्माण होता है, और जल में क्या क्या होता है, तो जल में होता है H+ आयन, OH- आयन। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये किस अम्ल और किस भस्म से मिलकर बना होगा, तो इस तरह से आप देख लीजिए। तो इसका सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलेगा, तो यहाँ पे जो भस्म होगा वो होगा NaOH। अब बात है कि क्षार भले अम्ल कौन कौन सा होगा, तो ये दोनों को मिलाइए, और इसकी संयोजकता 2 है तो हाइड्रोजन 2 को लेंगे, तो फिर यहाँ पे बनेगा H2SO4, ये दो पदार्थ बनेगा NaOH प्लस H2SO4, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि Na2SO4 का निर्माण ये NaOH और H2SO4 को मिला करके हुआ है। चलिए, इसी तरह से और भी हो सकता है, जैसे हमसे कोई कह दिया कि ZnSO4 का निर्माण कौन से अम्ल और कौन से भस्म से हुआ है। और अच्छा, एक चीज और यहाँ पे आपको बता दें कि कभी कभी ऐसा दे देता है, ध्यान से सुन लो, कि कोई लवण दे देगा, लवण, कोई लवण दे देगा, और लवण देने के बाद पूछेगा बताइए कि ये उदासीन लवण है कि क्षारीय लवण है कि अम्लीय लवण है। अब ये कैसे क्लियर होगा, तो वो भी यहीं से क्लियर होता है कि ये कौन से अम्ल और कौन से भस्म से मिलकर के बना हुआ है। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ NaOH जो है ये परबल क्षार है। चलो, अगर H2SO की बात करते हैं परबल अम्ल है, तो परबल क्षार और परबल अम्ल को मिला करके जो लवण बनेगा, तो Na2SO4 ये कौन सा लवण होगा, तो उदासीन लवण होगा। कौन सा लवण होगा, उदासीन लवण। क्यों उदासीन लवण होगा, क्योंकि परबल क्षार और परबल अम्ल से मिलकर के बना हुआ है। उसी तरह से अगर हमसे कोई ZnSO4 का अगर बात कर ले कि ZnSO4 मतलब कि किस प्रकार का लवण है, क्वेश्चन डाल दे इसमें ऑप्शन कि बताइए कि ये उदासीन लवण है कि क्षारीय लवण है या अम्लीय लवण है। मतलब कि क्वेश्चन ये डाल दिया जाए कि ये जो लवण है ZnSO4 वो इसमें से किस प्रकार का लवण है। मतलब कि क्वेश्चन डाले हुआ है कि ये कौन सा लवण है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले बात ये हम निकालेंगे कि ये बना किससे है। तो ZnSO4 का दो भाग है, वो कौन सा दो भाग है, तो इसको सुनिएगा तनी, इसका दो भाग कौन सा ही समझिए। एक तो जिंक आयन है, ठीक, और उसके साथ साथ एक है सल्फेट आयन, सल्फेट आयन, सिंपल बात है। अब क्या है कि जल का, तो जल का एक H होगा माने हाइड्रोजन आयन, और दूसरा होगा हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो इस तरह से देखिए, जिंक आयन जो है हाइड्रोक्साइड आयन के साथ मिल करके ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा, ZnOH का होल ट्वाइस बनाएगा। अब ये ZnOH का होल ट्वाइस क्या, OH लगाता है, ये दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार है। चलिए, इसके अलावा और क्या बनेगा, तो H2SO4, H2SO4। अब ये जो H2SO4 है कैसे बनाता है, H प्लस SO4 माइनस, तो दो ले आएंगे तो H2SO4, ये परबल अम्ल है, परबल अम्ल है। तो इसका मतलब ये जो ZnSO4 नाम का जो लवण है वो दुर्बल क्षार और परबल अम्ल से मिलकर बना है। अगर अम्ल माने दोनों में से एक और कंसेप्ट हमको बताना है, हम बता देते हैं, जस्ट यहाँ पे समझना, अच्छा से बात को समझना।
जस्ट वहाँ पे हम लोग डिफिनेशन में भी बात किए हैं, लेकिन एक बार और तुमको हम समझाना चाह रहे हैं, समझने का प्रयास करना कि जब अम्ल परबल हो और भस्म भी परबल हो, मतलब कि अम्ल और भस्म जब दोनों परबल हो तो रिएक्शन के बाद जो लवण बनेगा ना, अम्ल और भस्म दोनों परबल हो तो रिएक्शन के बाद जो लवण बनेगा ना, वो कैसा लवण होगा? तो याद रखना, वो उदासीन लवण होगा। कैसा लवण होगा? तो उदासीन लवण होगा। क्लियर हो गया? चलो, ये एक नंबर बात था। चलो दूसरा नंबर बात पे हम जिक्र करते हैं। दूसरा नंबर बात है कि अम्ल जो है, अम्ल ये दुर्बल हो और भस्म जो है, भस्म ये भी दुर्बल हो। तो जब अम्ल और भस्म दोनों दुर्बल हो, अम्ल भी दुर्बल हो और भस्म भी दुर्बल हो, इस टाइम में भी उदासीन लवण ही बनेगा। इस टाइम में भी उदासीन लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा? उदासीन लवण बनेगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। और एक बात हम आपको बता दें, इसके बाद हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अम्ल अम्ल प्रबल हो जाए और भस्म दुर्बल हो जाए, अम्ल प्रबल हो जाए और भस्म दुर्बल हो जाए, तो इस कंडीशन में अम्ल प्रबल हो जाए और भस्म दुर्बल हो जाए, तो इस कंडीशन में देख लो, इसमें देखा जाता है कि कौन मजबूत है। तब भस्म क्या है? दुर्बल है, कमजोर है, और अम्ल क्या है? प्रबल है, मजबूत है। तो लवण जो बनेगा उसमें किसका प्रभाव रहेगा? तो मजबूतता का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पे जो लवण बनेगा ना, लवण, वो कैसा लवण होगा? तो उदासीन लवण, उदासीन लवण तो नहीं बनेगा। तो फिर कैसे? तो प्रबल अम्ल है, तो इसलिए लवण जो होगा वो अम्लीय लवण बनेगा। उम्मीद है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए थोड़ा सा और देखिएगा, हम इसमें एक और मतलब रिएक्शन को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक और रिएक्शन में हमारा ये आ जाएगा कि अगर अम्ल जो है, अम्ल दुर्बल ले लें, अम्ल कैसा ले लें? दुर्बल, और भस्म कैसा ले लें? तब प्रबल भस्म ले लें। प्रबल अगर भस्म ले लेते हैं तो उस कंडीशन में जो लवण बनेगा वो लवण कैसा होगा? तो इसका कंडीशन क्या है ये सुन लो ध्यान से। अम्ल दुर्बल है, कमजोर है, भस्म क्या है? प्रबल है। तो यहाँ लवण में प्रभाव किसका होगा? भस्म का। तो जो लवण बनेगा वो भास्मिक लवण बनेगा या क्षारीय लवण बनेगा। भास्मिक लवण बनेगा या क्षारीय लवण बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। चलिए, उम्मीद है कि कब कौन सा लवण बनेगा, किस प्रकार का लवण बनेगा, इस टेबल से आप आराम से देख सकते हैं, समझ में भी आ ही जाएगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो फिर हम यहाँ बात कर रहे थे कि ये जो ZnSO4 है, देख लो ZnSO4 बना किससे है? तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल। तो बताइए कि इसमें किसका प्रभाव होगा? तो ये तो कमजोर है बेचारा क्षार, अम्ल क्या है? मजबूत है, तो इस अम्ल का प्रभाव होगा। इसका मतलब ये जो लवण है वो कैसा लवण है? तो अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए, इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दिया गया तो आप चेक कर लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप चेक करके बताइए कौन सा अम्लीय लवण है, कौन सा क्षारीय लवण है और कौन सा उदासीन लवण है। देते हैं, एक मिनट रुकिए, कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। चलिए तो हम कुछ आपको क्वेश्चन देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है K2
SO4, फिर Na2SO4, उसके बाद और हो जाएगा CaSO4, उसके बाद हो जाएगा आपका NaCl, फिर NaCl के बाद KCl, उसके बाद NH4Cl, उसके बाद Na3 नहीं NaNO3, मतलब ये कुछ लवण है, इसमें आपको बताना ये है कि कौन उदासीन लवण है, कौन क्षारीय लवण है और कौन अम्लीय लवण है। तो फिर तरीका क्या है, तो हम आपको इसमें से कुछ बता देते हैं और कुछ आपके लिए छोड़ देते हैं ताकि आप इसको कर लीजिएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले K2SO4 का जिक्र करते हैं। तो K2SO4 का अगर जिक्र करेंगे तो ये कैसे काम करेगा ये देख लेते हैं। तो K2SO4 के दो भाग होंगे, एक पोटेशियम आयन और एक सल्फेट आयन। ठीक है, अब क्या है ना, ध्यान से सुन लेना। फिर इसके साथ जल का OH जाएगा और इसके साथ H+ आयन जाएगा। तो फिर बनेगा क्या, तो यहाँ तो बन जाएगा KOH और यहाँ पे बन जाएगा H2SO4। देखो H+ आयन है, SO4- आयन। तो यहाँ पे जो यौगिक बना आपके सामने, तो इसमें ये अम्ल है और ये भस्म है। तो ये भी परबल है और ये भी परबल है, ये भी परबल भस्म है या क्षार है, ये भी परबल अम्ल है। और जब दोनों परबल हो तो इस कंडीशन में, जब दोनों परबल हो उस कंडीशन में जो लवण बनता है वो उदासीन लवण होता है। तो ये जो K2SO4 लवण है, ये कैसा लवण है, तो उदासीन लवण है। कैसे चेक करेंगे ये समझ में आ रहा है कि कौन सा लवण उदासीन है और कौन सा अम्लीय लवण है और कौन सा क्षारीय लवण है। तो चलिए अब Na2SO4 अगर इस पे अगर चेक करें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया कैसे चेक करना है। बीच में किसी को चेक कर लेते हैं जिसपे, अच्छा NH4Cl था, सॉरी यहाँ पे देख लेना एक चीज को, NH4Cl। अब इसमें एक कोई चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी जो है वो आप अपना बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, या बोलो तो लाइन से बना देते हैं। लाइन से बनाएंगे फिर सबका एक ही वे है, सब में H2 जल तो निकलता ही है, तो HOH जो है ये इस तरह से इसका इसके OH के साथ में KOH बनाया है जो परबल क्षार है, और H आयन हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन मिलकर के H2SO4 बना जो परबल अम्ल है, जिसके कारण जब दोनों परबल होता है तो उदासीन बनता है, ये जब दोनों दुर्बल होता है तब भी उदासीन लवण का निर्माण होता है। तो अभी हम चेक कर रहे थे यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं सपोज डेट, इसको लेके चलें CaSO4 के लेके चलते हैं। अगर CaSO4 को लेकर चलेंगे तो इसमें पहला हो जाएगा कैल्शियम आयन और दूसरा हो जाएगा सल्फेट आयन। ये कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन का अगर बात करेंगे तो इसमें लवण के अतिरिक्त जल बनता है, और जल में दो चीज होता है, एक हाइड्रोक्साइड आयन होता है और एक हाइड्रोजन आयन होता है। अब ये आगे बढ़ेगा तो क्या बनेगा ये देख लो, ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे बनेगा CaOH का होल ट्वाइस। तो ये ट्वाइस थ्राइस क्यों लगता है, वो मतलब आप बेसिक वाला केमिस्ट्री का वीडियो देखिएगा, वहाँ क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। इसकी संयोजकता 2 है ना, तो ये OH के बगल में 2 लगेगा होल ट्वाइस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक दुर्बल क्षार है, याद रखना, दुर्बल नहीं सॉरी सोडियम, केदारनाथ कहाँ परबल क्षार के श्रेणी में आ जाएगा, सॉरी दुर्बल नहीं, परबल क्षार के श्रेणी में आ जाएगा ये। तो परबल क्षार के श्रेणी में आएगा, तो ये तो क्षार परबल है। अब यहाँ बात कर लें तो फिर H2SO4 ये भी परबल है। जब दोनों परबल है तो लवण इस टाइम में भी कैसा बनेगा, तो इस टाइम में भी उदासीन लवण का निर्माण होगा। उम्मीद है कि आपको चेक करने जाएगा, मतलब मान लेते हैं आप क्वेश्चन दे दिया कि NaCl है, ऑप्शन डाल देगा उदासीन लवण, क्षारीय लवण, अम्लीय लवण, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, तो NaCl यहाँ पे है, देख लो, जैसे ये NaCl है
अब NaCl को चेक करना है तो NaCl में क्या है, तो एगो सोडियम आयन है और एगो क्लोराइड आयन है, और इसमें क्या होता है, जल में हाइड्रो ऑक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन, यहाँ मिलके बन रहा है NaOH और यहाँ मिलके बन रहा है HCl। अब क्या है कि ये जो क्षार है ये भी परबल है और HCl भी परबल अम्ल है। जब दोनों परबल है तो लवण जो बनेगा वो कैसा लवण बनेगा, तो उदासीन लवण बनेगा। ऐसा ही चेक करेंगे और ऑप्शन टिक मारेंगे। उम्मीद है कि यहाँ तक में किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझ में आया होगा कि जब लवण दे दे तो चेक कैसे करते हैं कि कौन कौन से अम्ल और भस्म से मिलकर बना है, और वो अम्ल में कौन सा मतलब की क्षारीय है, सॉरी कौन सा मतलब प्रबल है और कौन सा दुर्बल है, जिससे ये डिसाइड होगा कि लवण उदासीन है कि अम्लीय है कि क्षारीय है। चलिए, अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से स्क्रीनशॉट के तौर पे आप ये 2 स्लाइड जो है उसको आप ले सकते हैं। पहला ये, इसमें जो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, फिर उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से पहले। फिर उसके बाद एक ये वाला टेबल है, टेबल नहीं सॉरी प्रैक्टिस क्वेश्चन है कुछ, जिसमें हम 2-3 आपको बना के देखें, बाकी आपको ट्राई करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हमको ये वाला टॉपिक पे बात करना था जिसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, इसलिए ये वाला एक स्लाइड जो है डाला हुआ होगा जिसमें केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र जो है NaOH होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड रासायनिक नाम है, रासायनिक सूत्र NaOH, और इसको कास्टिक सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसका निर्माण हमको पढ़ना है, मतलब कि इस चैप्टर में कि इसका निर्माण कैसे होता है, तो थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। तो आपका एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक के बारे में, साधारण नमक के बारे में आपका एनसीईआरटी बुक दिया हुआ है कुछ बात। साधारण नमक जिसका सूत्र होता है NaCl, कि NaCl कैसे बना, तो NaCl के बारे में बताया कि मतलब कि समुद्र में तो लवण की मात्रा होती है, समुद्र लंबे समय के बाद कहीं का समुद्र सूख गया तो वहाँ पे जो लवण है वो चट्टान के रूप में मतलब कि इकट्ठा हो गया समुद्र के सूखने के बाद, वहीं से NaCl की प्राप्ति हुई, सोडियम क्लोराइड की प्राप्ति हुई, जिसे हम घर में यूज़ करते हैं खाना बनाते समय, वही साधारण नमक या NaCl है, ये भी लवण है। अब क्या है ना कि हमको आज की मतलब यहाँ पे इस टॉपिक में ये सीखना है कि इस साधारण नमक से मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं, कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, यही बात हमको मेनली पढ़ना है। ठीक, अब ये कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, तो इस प्रक्रिया का एक विशेष नाम है, आप उसको याद रखिएगा। इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया। इस प्रक्रिया का नाम है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर क्षार अभिक्रिया। और सही बात ये बता दें आपको कि आज ले पूछा है या आगे भी पूछेगा तो ये कभी नहीं पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण कैसे होता है, यही वाला बात पूछता है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है, समझे। इसको क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं इंग्लिश में। ठीक, तो ये कास्टिक सोडा या NaOH का निर्माण सोडियम क्लोराइड से इसी प्रोसेस द्वारा किया जाता है। अब ये प्रोसेस क्या है जरा हम आपको ऊपर समझाते हैं, यहाँ पे देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब इसमें क्या है ना कि कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर, यहाँ पे सुनना, सोडियम क्लोराइड को जिसका सूत्र होता है क्या, NaCl, कह रहा है कि जल में घोलकर मतलब कि जल में मिला करके, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन ले लिए हैं, और सोडियम क्लोराइड को जल में घोलकर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब कि यहाँ पे तीर का चिन्ह है, तीर के चिन्ह के ऊपर भी लिखा जा सकता है कि जब विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो कह रहा है कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सिंपल बात है, कौन सा पदार्थ बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक क्या है, तो क्षार है, ये क्या है, क्षार है। इसके अलावा इसमें और कौन सा पदार्थ बनता है, तो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस बनता है। देख लो यहाँ हाइड्रोजन गैस बना हुआ है और क्लोरीन गैस बना हुआ है, यहाँ पे क्लोरीन गैस बनता है। ये 3 चीज बनता है, कौन कौन,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा और हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बनता है। यहाँ पे क्या बना है, क्लोरीन, दो पदार्थ इसमें बना है और एक हाइड्रोजन गैस भी बना है। लेकिन यहाँ पे मेन मतलब हम आपको बता दें कि इसका नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया क्यों होता है। इसका कारण है कि इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस और एक क्षार का निर्माण होता है। इसी दोनों नाम के साथ इस रिएक्शन का नाम या इस प्रोसेस का नाम क्लोर क्षार प्रक्रिया रख दिया गया। उम्मीद है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है समझ में आया। जब भी क्लोर क्षार प्रक्रिया पूछेगा तो आपको ये वाला भाषा लिखने के बाद, यहाँ पे लिखा भी है, इसी प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, ये रिएक्शन तक आपको लिखना होगा भाई। अच्छा, इसके बारे में एक बात बता दें कि ये रिएक्शन होता ओरिजिनली कैसे है। मतलब इसको ऐसे समझिए, कराया जाता है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन, अभी ये आपके लिए एक नया शब्द आ गया है कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। तो मतलब जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसके लवण को तोड़ दिया जाता है ना, या नया पदार्थ में बदल दिया जाता है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। तो पूरा प्रोसेस समझना है कि पूरा प्रोसेस है क्या, तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बर्तन लेते हैं और एक बर्तन लेकर के और उसमें दो धातु का छड़ डुबो देते हैं और दोनों को बैटरी से जोड़ देते हैं। दोनों को किससे जोड़ देते हैं, बैटरी से जोड़ देते हैं। और मान लेते हैं कि ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला भाग है। बैटरी से जोड़ने के बाद एक बात याद रखना, जो प्लस वाला होता है उसको हम एनोड कहते हैं, प्लस वाले को एनोड कहते हैं, एनोड, और माइनस वाले को कैथोड कहते हैं। अब एक बात सुनना क्या होगा कि इसमें जल है और यहाँ से NaCl भेजा गया है। NaCl का जलीय विलयन है। NaCl का जब जलीय विलयन इसमें डाल करके जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaCl इसके साथ साथ इसमें क्या है, तो जल है, H2O है। तो NaCl जब जल से रिएक्शन करता है तो ध्यान से सुन लो कि इसके अंदर बनता क्या क्या है। इस रिएक्शन को यहाँ पे समझिएगा, NaCl H2O के साथ मिला करके और जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो सबसे पहले क्या बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसको तोड़ते हैं पहले, तो इसमें होता है सोडियम आयन और सोडियम आयन के साथ क्या होगा, क्लोराइड आयन। फिर H2O को तोड़ते हैं, इसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन आयन और क्या होता है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन। अब क्या है ना कि तुम ध्यान से सुनना बात को, इसका जो धन आयन है, धन आयन इन सोडियम, और उधर वाले का जो ऋण आयन है, ऋण आयन कौन, हाइड्रो ऑक्साइड, ये परस्पर अभिक्रिया करके सबसे पहले एक पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम है NaOH या सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब क्या है ना, ये दोनों रिएक्शन नहीं करते हैं, ये दोनों, ये हाइड्रोजन और मतलब हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन जो है ये रिएक्शन नहीं करते हैं, ये अलग अलग रूप में प्राप्त हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन गैस के रूप में और एक क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त हो जाता है। इतना बात याद रखना। तो इस रिएक्शन में ये तीन नए पदार्थ बनते हैं, कौन कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस। अब इसमें क्या है ना कि ये क्षार है और ये क्या है, क्लोरीन गैस है, तो इसीलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ जाता है क्लोर क्षार अभिक्रिया। रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ से बाहर निकाल देते हैं NaOH को और उसमें क्या होता है कि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाता है और एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये पूरा तरीका प्रोसेस होता है। फिलहाल में हम यहाँ पे आपको बता रहे थे कि क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होता है। तो इसमें क्या करते हैं, जब NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। भाषा भी लिखा आप देख सकते हो। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस तथा क्लोरीन गैस बनता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। इसके यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है, रिएक्शन पिछले स्लाइड में भी समझा के हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब अगला बात यह है कि इस प्रक्रिया में जो जो पदार्थ बनता है वो कौन सा है, NaOH है, HCl माने हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है। NCERT वाला क्या कहना है, इन तीनों का उपयोग दे दिया है
और बात यह है ना कि इसके उपयोग से क्वेश्चन भी पूछता है। अब इसके उपयोग से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, मतलब हम आपको बता दें, हाइड्रोजन का कहीं उपयोग पूछ दे, क्लोरीन का उपयोग पूछ दे, या NaOH का उपयोग पूछ दे, तो इसमें आप देखिएगा हाइड्रोजन गैस का क्या उपयोग है। तो हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। ईंधन के रूप का मतलब ये है, मतलब जैसे जो ट्रक है, बसेज है, उन सब में ईंधन के रूप में, मतलब कि उसको चलने के लिए जो ईंधन दिया जाता है, फ्यूल दिया जाता है, वो डीजल या पेट्रोल होता है। उसी तरह से रॉकेट जो होता है, रॉकेट, उसमें ईंधन के रूप में इसी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक, आगे बात करें कि वनस्पति घी या मार्गरीन कहते हैं इसको। ये मार्गरीन या वनस्पति घी क्या होता है, डालडा को कहते हैं। डालडा को, डालडा नाम सुने होंगे। डालडा या वनस्पति घी या इसी को मतलब डुप्लीकेट घी भी कहा जा सकता है। इसका भी मतलब निर्माण जो है ये हाइड्रोजन गैस द्वारा होता है। अब ये कैसे होता है, तो कार्बन और इनके यौगिक चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पे असंतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, वहां पे इसका जिक्र है विशेष रूप से। इसको हम वहां पे हम एक पढ़ेंगे अभिक्रिया में, उसका नाम है संयोजन अभिक्रिया करके ही क्रिया, संयोगशील अभिक्रिया करके, जिसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त में बदलता है, जिसमें डालडा का निर्माण होता है, तो वहां पे हाइड्रोजन गैस ही संतृप्त बनाने का काम करता है। फिर आगे बेहतर वहां बात करेंगे, फिलहाल में याद रख लो हाइड्रोजन गैस का उपयोग ईंधन के रूप में, और दूसरा वनस्पति घी या मार्गरीन बनाने में। चलिए, क्लोरीन गैस का उपयोग कहाँ होता है, तो क्लोरीन गैस का एक उपयोग बता रहे हैं। जो पानी होता है, अशुद्ध जल है, उसमें जब क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो उनमें उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है और जल को शुद्ध बनाने का काम करता है। तो जल की स्वच्छता में, मतलब कि जल को शुद्ध करने में क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। उसके अतिरिक्त पीवीसी पाइप, उम्मीद है कि आप देखे होंगे पीवीसी पाइप। अच्छा, कैसे समझेंगे पीवीसी पाइप क्या होता है, तो जो नल जल वाला जो पाइप है, या घर में पानी के लिए जो भी पाइप या ये टंकी यूज करते हैं, वो सब पदार्थ जो है पीवीसी होता है। इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म। तो ये भी किससे बनता है, इसके भी बनाने में किसका उपयोग होता है, क्लोरीन गैस का। CFC बनाने में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस बनाने में इस क्लोरीन गैस का उपयोग होता है। चलिए, उसके बाद है NaOH का उपयोग। तो कह रहा है कि धातुओं की गलन को घोलने में, थोड़ा सा धातुओं की गलन को घोलने में, यहाँ पे ये देख लेते हैं, साबुन बनाने में इसका उपयोग होता है, कागज बनाने में इसका उपयोग होता है, धातुओं की गलन को घोलने में। अच्छा, देख लेते हैं इसको एक बार। वैसे यहाँ पे अभी देखे हैं NCERT बुक जो है ये मतलब मिसटाइप हो गया है, मतलब टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये धातुओं गलन को घोलने में नहीं है, यहाँ पे धातु जो है उसके सतह पे अगर ग्रीज लग गया हो, तो धातुओं के सतह से, धातुओं से ग्रीज हटाने में इसका उपयोग होता है। चलिए, तो आज का ये लेक्चर यहीं तक स्टॉप होगा। अगले लेक्चर में हम आएंगे, वो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें बचे हुए सभी टॉपिक को क्लियर करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़े रहने के लिए। उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, मतलब पूरा पढ़ाई आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन बचा हो इस लेक्चर में, या किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट करके मतलब बता सकते हो। उसके लिए आपके सजेशन पे एक स्पेशल वीडियो आ जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड, जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, गंभीरता के साथ पढ़ें। जितने गंभीर होकर के पढ़ेंगे उतना बेहतर आपका रिजल्ट होगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं, बेस्ट ऑफ लक।